हम सब वोट देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे वोट की ताकत तय करने वाली वो अदृश्य रेखाएं कौन खींचता है? ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, नहीं, ये हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करती हैं। और इस काम को अंजाम देता है भारत का एक ऐसा शक्तिशाली निकाय जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं, लेकिन जो चुपचाप हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। देखिए, कागज पर तो ये सिद्धांत बहुत सीधा और सरल लगता है ना, कि भाई एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन जरा सोचिए, असलियत में इसे लागू कैसे किया जाए जब देश की आबादी लगातार बदल रही हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों। बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए और इस सिद्धांत को हकीकत बनाने के लिए एक खास आयोग मौजूद है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली संस्था की एक एक परत को खोलते हैं। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसके पास कौन सी जबरदस्त ताकतें हैं, इसका अब तक का सफर कैसा रहा, और हाँ, सबसे जरूरी बात, 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन है क्या, और हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है, परिसीमन, यानी सीमाओं को फिर से तय करना। ये आयोग, जिसे बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जिसका काम एक है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का नक्शा उसे फिर से बनाना। और हाँ, ये कोई मर्जी की बात नहीं है, ये हमारे संविधान का एक साफ साफ निर्देश है। आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन एक्ट बनाएगी ही बनाएगी। और ठीक इसी तरह आर्टिकल 170 राज्यों के लिए भी यही बात अनिवार्य करता है। ये हमारे लोकतंत्र को वक्त के साथ अपडेट रखने का एक संवैधानिक तरीका है। तो सवाल उठता है कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है? क्यों न एक बार सीमाएं तय करके हमेशा के लिए छोड़ दी जाए? इसका जवाब उसी एक सिद्धांत में है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, एक वोट एक मूल्य। और इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए आयोग 3 बड़े काम करता है। पहला, ये पक्का करना कि हर सीट पर वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो। दूसरा, आबादी में हो रहे बदलाव जैसे शहरों की तरफ पलायन, उसे ध्यान में रखना। और तीसरा, SC/ST समुदायों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ये सुनिश्चित करना। चलिए अब बात करते हैं इस आयोग की शक्तियों की, और यकीन मानिए ये बिल्कुल असाधारण है। इस आयोग की ताकत इसकी बनावट से ही शुरू हो जाती है। इसे सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और जरा इसकी संरचना पर गौर कीजिए। इसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज। उनके साथ होते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस राज्य में काम हो रहा है वहां के चुनाव आयुक्त। मतलब न्यायपालिका और चुनाव तंत्र का सबसे ऊंचा अनुभव एक साथ। ये तिकड़ी ही ये सुनिश्चित करती है कि पूरा काम निष्पक्ष और कानून के दायरे में हो। लेकिन अब आते हैं उस शक्ति पर जो इस आयोग को सच में असाधारण बनाती है। इसके आदेशों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं, इसका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आयोग के आदेश अपने आप में कानून की ताकत रखते हैं। जब इसके फैसले संसद या विधानसभा में रखे जाते हैं तो उन पर बहस तो हो सकती है, लेकिन उनमें बदलाव नहीं हो सकता, एक कॉमा तक नहीं। जो आयोग ने तय कर दिया वही पत्थर की लकीर है। तो भाई, जब ये आयोग इतना शक्तिशाली है तो सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल आखिर हुआ कितनी बार है। चलिए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में ये आयोग सिर्फ 4 बार बना है, 1952, 1963, 1973 और फिर लगभग 30 साल के एक बहुत लंबे गैप के बाद 2002 में। इतना लंबा गैप क्यों? क्योंकि 70 के दशक में एक चिंता सामने आई। कुछ राज्यों को लगा कि जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया, कहीं उनकी आबादी कम होने की वजह से उन्हें अपनी राजनीतिक सीटों का नुकसान न उठाना पड़ जाए, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन गया। इसी राजनीतिक उलझन को सुलझाने के लिए संसद ने एक बीच का रास्ता निकाला। 2 बहुत ही जरूरी संवैधानिक संशोधन किए गए। 84वें संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया। लेकिन फिर 87वें संशोधन ने ये इजाज़त दी कि सीटों की संख्या भले ही न बढ़े, पर राज्यों के अंदर उनकी सीमाओं को 2001 की जनगणना के आधार पर बदला जा सकता है, ताकि
एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत कुछ हद तक तो बना रहे। और यहीं से कहानी पहुंचती है सबसे अहम मोड़ पर। साल 2026। ये वो साल है जब सीटों की संख्या पर लगी लगभग 50 साल पुरानी रोक खत्म हो जाएगी। जी हाँ, 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या को फ्रीज रखने वाला वो संवैधानिक बंधन हट जाएगा और यहीं से भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2026 के बाद जब भी पहली जनगणना होगी और उसके आधार पर अगला परिसीमन आयोग बैठेगा, तो उसके पास सिर्फ सीटों की सीमाएं बदलने का ही नहीं, बल्कि संसद और विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का भी अधिकार होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और यही हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। 2026 के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा दिखेगा? क्या कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और कुछ का कम होगा? सत्ता का संतुलन कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। और इसकी पटकथा लिखने की जिम्मेदारी एक बार फिर उसी शक्तिशाली परिसीमन आयोग के कंधों पर होगी।